जी अस्सलाम वालेकुम। कैफेट आज के लेक्चर का आगाज़ करते हैं। लेक्चर नंबर 97B और ये है हमारे चैप्टर 12 इंटरनल कंट्रोल सिस्टम का क्वेश्चन। यूँ समझिए आज का जो लेक्चर है ये आपका चैप्टर 12 का सबसे अहम लेक्चर है। अगर ये आपने समझ लिया और आज जो क्वेश्चन दिए आपने 50% भी कर लिए, कितने यानी क्वेश्चन सारे करने हैं लेकिन उनका एक्यूरेसी लेवल अगर 50% तक भी है, चैप्टर 12 आपको समझ आ गया। ठीक है, जो लर्निंग ऑब्जेक्टिव 1 और 2 थे वो थे रिप्रोडक्शन वाले, रटे वाले। उसमें से कोई चीज़ अगर समझ नहीं भी आई लेकिन याद कर लिया तो हक अदा हो गया। वैसे अगर कोई चीज़ समझ नहीं आई तो पूछ लीजिए। चैप्टर 12 लर्निंग ऑब्जेक्टिव 1 या 2 में कोई चीज़ समझ नहीं आई तो पूछ लीजिए। वो सेग्रीगेशन ऑफ ड्यूटी की एग्जांपल समझ आ गई कि परचेज की ट्रांजैक्शन में डिफरेंट एक्टिविटीज़ होती हैं, मैक्सिमम कितनी एक्टिविटीज़ हो सकते हैं उसने आपको बता दिया। और अगर ये एग्जांपल आपने समझ लिया है तो यूँ समझिए कि आपने परचेज सिस्टम भी समझ लिया, क्योंकि परचेज सिस्टम में यही चीज़ें होंगी। जी हाँ, वो लिखा है कि मैनेजमेंट्स ऑपरेटिंग स्टाइल एंड फिलॉसफी इज नॉट एग्रेसिव टुवर्ड्स फाइनेंशियल रिपोर्टिंग। जैसे बाज़ का कुछ स्टूडेंट्स होते हैं ना, किसी एग्जाम क्वेश्चन के साथ एग्जाम में बैठ के बड़े पर्सनल हो जाते हैं। जब तक ये टैली नहीं होगी अगले सवाल पे नहीं जाना, तो क्या होता है वो उल्टा नुकसानदेह चीज़ होती है, टाइम ज़्यादा ज़ाया होता है। उसी तरह अगर मैनेजमेंट का एटीट्यूड बहुत ये है, स्टूडेंट का एटीट्यूड एग्रेसिव टुवर्ड्स एग्जाम क्वेश्चन, एग्रेसिव मॉडरेट होना चाहिए। पहली अटेम्प्ट में हो गया ठीक है, अब दोबारा इसको एक दफ़ा सरसरी तौर पे देख ले, कोई चीज़ समझ आती है ठीक, वरना ज़्यादा टाइम ना लगाए, अगले क्वेश्चन एंड में टाइम बचा तो दोबारा इसको देख लेंगे। उसी तरह अगर मैनेजमेंट का एटीट्यूड फाइनेंशियल रिपोर्टिंग यानी फाइनेंशियल स्टेटमेंट की तरफ एग्रेसिव, एग्रेसिव का मतलब क्या है, वो बहुत ज़्यादा फोकस करता है इस चीज़ को कि रिजल्ट क्या है। सीएफओ को बाकायदा थ्रेट किया जाता है कि अगर प्रॉफिट हुआ तो फिर आपकी जॉब सिक्योर्ड है, वरना आप कोई और जॉब ढूंढ लीजिए। एग्रेसिव का मतलब गुस्से वाली मैनेजमेंट नहीं है, हालांकि गुस्से वाली मैनेजमेंट होना भी फ्रॉडिश फैक्टर है, लेकिन एग्रेसिव का मतलब एग्रेसिव टुवर्ड्स फाइनेंशियल रिपोर्टिंग का एग्रेसिव टारगेट सेट किए जाते हैं और एम्प्लॉयज को एग्रेसिवली परसू किया जाता है कि वो उन टारगेट्स को अचीव करें। इस तरह के कल्चर में फिर एम्प्लॉय खुद कंट्रोल्स को बाईपास करने की कोशिश कर, वो फिर खुद फेक सेल रिकॉर्ड करने की कोशिश करते हैं। तो वो कह रहा है कि एटीट्यूड आप इनकरेज ज़रूर कर रहे हैं ज़्यादा काम करने के लिए या टारगेट अचीव करने के लिए, लेकिन एग्रेसिव ना हो टारगेट के साथ कि अगर किसी ने अचीव नहीं किया टारगेट तो उसको सज़ा देनी है या उसकी प्रमोशन बिल्कुल नहीं होगी। बहुत से फैक्टर्स दूसरे हो सकते हैं। क्लियर मेरे भाई? और कोई क्वेश्चन? ये बंद कर दीजिएगा, ये प्रोजेक्टर बंद कर दे और ये उठा दीजिएगा। हाँ, इंफॉर्मेशन प्रोसेसिंग कंट्रोल्स में है जनरल कंट्रोल और एप्लीकेशन का। देखिए इंफॉर्मेशन प्रोसेसिंग का मतलब क्या है, इंफॉर्मेशन का एक जगह से दूसरी जगह ट्रैवल करना। क्या ऑर्गेनाइजेशन में इंफॉर्मेशन एक जगह से दूसरी जगह ट्रैवल करती है? यस। तो अब ये इंश्योर करना चाहिए कि इंफॉर्मेशन सही ट्रैवल कर रही है कंप्लीटली। जैसे जो सेल इनवाइसेस, जो गुड डिस्पैच नोट हैं वो सारे के सारे इनवाइसिंग डिपार्टमेंट पहुंचने चाहिए, सेल इनवाइसेस सारी की सारी डिपार्टमेंट पहुंचनी चाहिए। तो ये चीज़ इंश्योर करने के लिए इंफॉर्मेशन प्रोसेसिंग कंट्रोल्स होते हैं। इंफॉर्मेशन प्रोसेसिंग कंट्रोल्स का मकसद होता है इंफॉर्मेशन इंश्योर करना, इंफॉर्मेशन एक जगह से दूसरी जगह सही प्रोसेस हो रही है, ट्रांसफ़र हो रही है। अब इसकी दो टाइप्स होती है और आजकल चूंकि ज़्यादातर इंफॉर्मेशन प्रोसेसिंग होती है आईटी इक्विपमेंट के ज़रिए से। अब वो जाहिर है वो लेटर थोड़ी लिखे जाए पुराने ज़माने में जो डाक में होते थे। हाँ, अब ईमेल वगैरह के ज़रिए से, बल्कि कंपनी ने अपना इंटरनल सिस्टम डेवलप किया होता है। तो इसीलिए इंफॉर्मेशन प्रोसेसिंग कंट्रोल्स में दो तरह के कंट्रोल्स होते हैं, जनरल कंट्रोल और एप्लीकेशन कंट्रोल। और ये दोनों तरह के कंट्रोल्स आप आईटी वाले चैप्टर में पढ़ेंगे, चैप्टर 13। वो एक छोटा सा चैप्टर है, दो तीन अच्छे कंसेप्ट है उसमें स्टडी करेंगे जनरल कंट्रोल और एप्लीकेशन। क्यों ये जनरल कंट्रोल एप्लीकेशन कंट्रोल इस चैप्टर में क्यों नहीं डिस्कस कर रहा, आईटी वाले में क्यों लेके गया? क्योंकि आजकल ज़्यादातर इंफॉर्मेशन प्रोसेसिंग होती है थ्रू आईटी। ठीक है जी, तो ये इसके बारे में आप आईटी वाले चैप्टर में स्टडी करेंगे। और कोई क्वेश्चन?
चलिए, अच्छा ये सिस्टम मैं आपको बता रहा हूं, जिस तरीके से आपको मैं सिखा रहा हूं आपने इसको उसी तरीके से सीखना है। जिस तरह सब्सटेंटिव प्रोसीजर में समझ लीजिए आपने देखा होगा कि मोर देन 80%, बल्कि रिसेंटली तो वो केस स्टडी बेस्ड क्वेश्चन ही पूछता है, उसी तरह इस चैप्टर में भी केस स्टडी बेस्ड क्वेश्चन ही पूछता है। और इसकी केस स्टडी चैप्टर 12 की निस्बत बहुत ही आसान है, बहुत ही। और चैप्टर 12 की केस स्टडी चैप्टर 10 सब्सटेंटिव प्रोसीजर की केस स्टडी से बहुत ही आसान है और उससे कहीं ज़्यादा इंटरेस्टिंग है। लफ्ज़ नोट कीजिए, मैंने क्या बोला, इंटरेस्टिंग है। ठीक है, एक दो क्वेश्चन ऐसे आई कि आपने जो टेक्निकल लेवल पे जाके सेट किए हैं उसमें थोड़ा हमें पता नहीं चलता कि क्या हो रहा क्या नहीं हो रहा। ठीक है, जब तक उसे दूसरी दफ़ा ना पढ़ लें, वरना ज़्यादातर क्वेश्चन पहली दफ़ा पढ़ेंगे आपको इंटरेस्टिंग महसूस होंगे, लेकिन जब सिस्टम की अंडरस्टैंडिंग मिल जाएगी तब। चैप्टर का थीम क्या है ये सुन लीजिए। और इस चैप्टर में मोस्ट प्रोबेबली वो केस स्टडी ही सेट करेगा। केस स्टडी में वो 5 हमारी कैटेगरीज हैं, इनमें से कोई सिस्टम सेलेक्ट करेगा, या सेल सिस्टम, या परचेज सिस्टम, या पेरोल, कैश एंड बैंक, इन्वेंटरी एंड फिक्स एसेट। ठीक, हमने करना क्या है, हमने ये सीखना है कि जो भी कंपनी सेल की ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड करती है, सेल्स की ट्रांजैक्शन तो हर कंपनी में होती है ना, क्या सेल के ट्रांजैक्शन एक ही बंदा कर रहा होता है? इसका जवाब है नहीं। सेग्रीगेशन ड्यूटीज का कंसेप्ट बताता है कि एक ट्रांजैक्शन में एक से ज्यादा लोग या डिपार्टमेंट्स इन्वॉल्व होने चाहिए। एक ट्रांजैक्शन में एक से ज्यादा लोग या डिपार्टमेंट्स इन्वॉल्व होने चाहिए, सेग्रीगेशन ड्यूटीज। तो हम हर सिस्टम में ये स्टडी करेंगे कि इस सिस्टम में मेजर एक्टिविटीज क्या होती हैं। प्रैक्टिकली ये ट्रांजैक्शन स्टार्ट कहाँ से होती है, कितने डिपार्टमेंट से गुजरती है, हर डिपार्टमेंट में क्या एक्टिविटीज या डॉक्यूमेंट्स प्रिपेयर होते हैं, और कैसे ट्रांजैक्शंस फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में रिकॉर्ड होती हैं। यानी जो प्रीवियस लर्निंग ऑब्जेक्टिव में हमने स्टडी किया था ना, इंफॉर्मेशन सिस्टम रेलिवेंट टू फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स, यहाँ पे हम उसकी डिटेल सीख रहे हैं कि सेल्स सिस्टम में क्या क्या एक्टिविटीज़ और डॉक्यूमेंट्स होती हैं, परचेज सिस्टम में क्या होती हैं। अच्छा, तरीक़ाकार हर सिस्टम का एक ही तरह का है, इसलिए अगर आप सेल्स सिस्टम को अच्छे तरीके से समझ लेंगे तो परचेज सिस्टम वगैरह का तरीक़ाकार ऑटोमेटिकली समझ आए। जैसे सरसरी तौर पे अब देखें, अच्छा आपने डर नहीं जाना क्योंकि ये सारी चीज़ें आपने याद नहीं करनी, सिर्फ इस पूरे चैप्टर में चंद अल्फाज याद करने हैं और उन अल्फाज का कंसेप्ट आपको क्लास में मैंने एक्सप्लेन करना है ये से। वरना आप देखें तो सेल सिस्टम परचेज देखें, लर्निंग ऑब्जेक्टिव 3 को सिर्फ एक नज़र देखें, बहुत ज़्यादा पॉइंट्स हैं और फिर बॉक्सेस डब्बे बने हुए हैं। ये तो इतना है कि अगर सिर्फ इसी चैप्टर को याद करना हो ना तो महीना तो यही चैप्टर ले ले। लेकिन इसमें सबसे मज़े की बात यह है कि ये सारी चीज़ें आपने याद करनी ही नहीं है, आपने सिर्फ चंद अल्फाज याद करने हैं, सिर्फ चंद अल्फाज याद करने हैं और आपका ये पूरा टॉपिक तैयार हो जाएगा। जैसे सेल्स सिस्टम में अगर आप देखें तो ये बहुत ज़्यादा सेंटेंसेस हैं, लेकिन इसमें आपने कमोबेश 18 से 20 वर्ड याद करने हैं सिर्फ, आपका ये परफेक्ट हो जाएगा इंशाल्लाह। लेकिन शर्त यह जिस तरीके से मैं कहूँगा आपने उस तरीके से याद करना, ठीक है। हम स्टडी करने जा रहे हैं सेल सिस्टम। सेल सिस्टम में हम क्या सीखेंगे कि एक लार्ज ऑर्गेनाइजेशन में जिसके पास इतने पैसे हैं कि वो सेग्रीगेशन ड्यूटीज का कंट्रोल अप्लाई कर सके, उसमें सेल्स की ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड करने के लिए कितने डिपार्टमेंट्स इन्वॉल्व होते हैं और हर डिपार्टमेंट का मकसद क्या है, उसमें एक्टिविटीज़ क्या परफॉर्म होती हैं। क्लियर? अच्छा, पहले मैं आपको ज़बानी कलामी देखिए, बुक में उसने जो चीज़ एग्जाम में पूछनी है ना वो तो लिख दी है, आई कैप की बुक ने भी हमने भी, लेकिन वो चीज़ जो इसको समझने के लिए ज़रूरी है, जिसके बगैर ये कंसेप्ट समझ नहीं आएंगे, वो बुक में नहीं लिखी हुई।
और लिखे क्यों नहीं? क्योंकि वो उसमें से क्वेश्चन टेस्ट नहीं करेगा, लेकिन वो कंसेप्ट ज़रूरी हैं इस सारे मटेरियल को समझने के लिए। अगर वो बैक एंड पे जो कंसेप्ट चल रहे होते हैं वो समझ ना आए तो फिर ये रटा लगाना पड़ता है, हम रटा नहीं लगाए। स्टेप नंबर 1, हम सीखने क्या जा रहे हैं आज? सेल्स सिस्टम। आई कैप इसमें से मोर देन 90% चांस है केस स्टडी टेस्ट करेगा। इसमें हमने सीखना क्या है कि एक टिपिकल ऑर्गेनाइजेशन में सेल्स की ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड कैसे होती है, कैसे होती है, ये सुनिएगा जरा, तरतीब से बता रहा हूं और डिटेल में समझा रहा हूं। स्टेप नंबर 1, सेग्रीगेशन ऑफ ड्यूटी का कंसेप्ट कहता है कि किसी भी कंपनी में सेल्स की ट्रांजैक्शन किसी एक पर्सन को नहीं करनी चाहिए, बल्कि एक से ज्यादा लोग या डिपार्टमेंट इन्वॉल्व होने चाहिए सेग्रीगेशन ऑफ ड्यूटीज की वजह से, ताकि इस ट्रांजैक्शन में अगर कोई एक बंदा एरर करता है या कोई फ्रॉडुलेंट ट्रांजैक्शन पास करता है तो चूंकि दूसरे लोग भी उसमें इन्वॉल्व होंगे ना किसी स्टेज पे वो पकड़ा जाएगा। तो पहला कंसेप्ट, सेल्स सिस्टम में एक डिपार्टमेंट नहीं है, टोटल 4 डिपार्टमेंट्स हैं, टोटल 4 डिपार्टमेंट्स हैं। पहला डिपार्टमेंट है हमारा ऑर्डर डिपार्टमेंट, दूसरा डिपार्टमेंट है डिस्पैच डिपार्टमेंट, तीसरा डिपार्टमेंट है इनवाइसिंग डिपार्टमेंट और चौथा डिपार्टमेंट है जीएल या अकाउंट्स डिपार्टमेंट। अब जो ऑर्डर डिपार्टमेंट है, गैस कीजिए इसका काम क्या होता होगा? कस्टमर से ऑर्डर रिसीव करना, कस्टमर के साथ ऑर्डर एग्री करना, बेहतरीन, इसका ये काम है। ऑर्डर डिपार्टमेंट का काम क्या है? कस्टमर के साथ सेल्स ऑर्डर एग्री करना। फिर इसके बाद डिस्पैच डिपार्टमेंट है। डिस्पैच डिपार्टमेंट का काम गैस कीजिए क्या होगा? इंश्योर करना कि जो ऑर्डर एग्री हो गए हैं, सेल्स ऑर्डर डिपार्टमेंट ने एग्री किए हैं, उनको डिस्पैच किया जाए। ये डिस्पैच डिपार्टमेंट का ऑब्जेक्टिव है, मेन ऑब्जेक्टिव, मेन। इनवाइसिंग डिपार्टमेंट का काम क्या होगा? इनवाइस कि जो भी चीजें कस्टमर्स को डिस्पैच की गई हैं उनकी इनवाइस प्रिपेयर की जाए, ठीक है, और एक कॉपी कस्टमर को सेंड कर दी जाए, एक कॉपी अकाउंट्स डिपार्टमेंट को सेंड। अब अकाउंट्स डिपार्टमेंट फोर्थ, और इसका काम क्या होगा गैस के लिए? एंट्री पास करना। अच्छा, अब इसमें 2 लफ्ज बोल रहा हूं, आपने बताना दोनों में फर्क आपको समझ आएगा नहीं। सेल्स की ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड करना और इसे लेजर में पोस्ट करना। सेल्स की ट्रांजैक्शन जर्नल में रिकॉर्ड करना और इसे लेजर में। जर्नल और लेजर में फर्क पता ना आपको? तो रिकॉर्डिंग किस में होती है? जर्नल में, और फिर उसके बाद पोस्टिंग कहाँ होती है? लेजर में। एग्री करते हैं सेल्स की ट्रांजैक्शन में यही डिपार्टमेंट होने चाहिए, बेहतरीन। अब आप देखिए कि सेल्स सिस्टम है ना, इसके 4 डिपार्टमेंट्स उन्होंने बनाए, उन्होंने आगे पीछे कर दिए, एक ट्रेन की तरह नहीं बनाए। वो ट्रेन की तरह बनते तो ज़्यादा क्लियर हो जाता, लेकिन बहरहाल 4 डिपार्टमेंट बने। पहला सेल्स ऑर्डर डिपार्टमेंट, दूसरा डिस्पैच डिपार्टमेंट, तीसरा इनवाइसिंग या बिलिंग डिपार्टमेंट, फोर्थ या अकाउंट्स डिपार्टमेंट। इन सब के जिम्मे के काम है। फिर से क्विकली, सेल्स ऑर्डर के जिम्मे क्या काम है? सेल्स ऑर्डर कस्टमर के साथ एग्री करना। डिस्पैच, सेल्स ऑर्डर के मुताबिक गुड्स डिस्पैच करना। बिलिंग या इनवाइसिंग, जो डिस्पैच हो गई है उनको इनवाइस प्रिपेयर करना। और अकाउंट्स डिपार्टमेंट का काम क्या है? उस इनवाइस को फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में रिकॉर्ड करना